ये ज़रूर हुआ है बाजार में। आप देखिए बार बार ये तीसरा दिन है यहाँ पे लगातार कि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव इंडिकेट कर रहा था, वहाँ से बाजार पलटा, पॉजिटिव हुआ, फिर हरे निशान में आया। इंडिया विक्स जो है वो बार बार एक चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता है कि भैया 25 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशल और काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटाइल वाला लेवल है। 20 के नीचे अभी तक कूल ऑफ नहीं हुआ और बार बार बाजार में जब भी तेज़ी आती है तो कायदे से इसको कूल ऑफ होना चाहिए, लेकिन ये कूल ऑफ नहीं होता है। तो 25 का लेवल जो है ये बड़ा लेवल है। अगर आप RSI देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें, तो वो करीब करीब यहाँ पे 40 के आसपास के लेवल पे है, जो एक टर्न अराउंड की स्थिति दिखाता है, लेकिन वो होगी या नहीं होगी वो हम नहीं जानते। मार्केट में अगर आप देखें तो पॉजिटिव विप्रो जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों में IT स्टॉक का जो है एक बढ़त दिखी है। अगर आप इंडेक्स वाइज देखें तो IT में आज जो है वो बढ़त है, ऑटो में साफ तौर पर दबाव दिख रहा है। ये देखिए 3% की तेज़ी आसपास में। SCL टेक जो है वो दूसरा सबसे बड़ा गेनर है। अगर आप निफ्टी 50 में देखें 2-2.5% के आसपास की तेज़ी है। फिर मेटल्स पे आ जाइए आप, और आप देखिए चौथा स्टॉक जो है वो TCS है, यानी कि साफ तौर पे जो है पिछले कुछ समय में आप देखें निफ्टी जो IT है वो क्या बॉटम आउट बनता हुआ दिख रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर ये युद्ध की वजह का असर है यहाँ पे। और देखिए 9 तारीख को जो है नतीजे भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले TCS के नतीजे आएंगे, तो क्या उससे पहले रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है ये TCS, तो वो जी चीज़ें हैं वो भी हम लोग समझेंगे यहाँ पर। लेकिन जो साफ तौर पर दबाव दिख रहा है वो दिख रहा है डॉक्टर रेड्डीज़ में, मैक्स हेल्थ में, अडानी एंटरप्राइजेज में, इंडिको जैसे शेयर में, जो निफ्टी 50 में साफ तौर पर एक ड्रैगर के तौर पर यहाँ पर प्ले हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आप बैंक निफ्टी की तरफ चलें तो आप देखिए 14 स्टॉक्स हैं, 14 में से 13 स्टॉक्स जो है वो साफ तौर पे नीचे की तरफ यहाँ पे हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा दबाव इसमें दिख रहा है, 3% से ज़्यादा की गिरावट। PNB हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकारी बैंकों में जो है साफ तौर पे पेन दिख रहा है यहाँ पे PSU बैंकिंग स्टॉक्स में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी। इसी बीच में अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स बढ़त बनी हुई है, क्रूड देखें कूल ऑफ नहीं हो रहा है, 110 के ऊपर बना हुआ है। और इसी बीच जो एक खबर आई है कल मॉनेटरी पॉलिसी के जो है होने वाली है, उसके ऊपर एक बड़ी खबर है जो रुपए के ऊपर काफ़ी हद तक रिएक्शन डाल सकती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद मैं आऊँगा इसके ऊपर, लेकिन पहले VLM बाला मैम का स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून सर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और उम्मीद करते हैं आपकी जो मुस्कुराहट है हर एक नया टारगेट हिट हो और मैम की मुस्कुराहट निकले। हमारे दर्शक भी इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं मैम। सबसे पहले मैम मेरा आपसे सवाल यहाँ पर है कि 23,000 का जो लेवल है, क्या ये क्रूशियल लेवल अभी आपको टूटता हुआ दिख रहा है? एक्चुअली दिस इज, अगर एस्केलेशन सीवियर नहीं हुआ तो मार्केट के लिए आप समझे कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम है। शॉर्ट टर्म यानी जो मैंने पिछले 2 दिन से लगातार बात करी थी कि 1.5 से 3.5% का अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। सो कंसिडरिंग दिस, इफ देयर इज नो फर्दर एस्केलेशन और इंटेंसिफाई अगर बातें नहीं हो रही है तो यहीं से प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाएगा, बचा हुआ 2% और है। तो ऐसा है, हम ये हमला कर देंगे वो हमला कर देंगे, ये भी दिन बड़ा मानने लगे हम, हद हो गई। मतलब क्या करें, मार्केट ट्रैक करना है। बट यस, इट्स गोना बी अ वेरी क्रूशियल डे। एस्केलेशन फर्दर ये टाइम पीरियड देते हैं या फिर कुछ बड़ा हमला करते हैं, ये सारी चीजें मार्केट में फियर फैक्टर, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले आप कर ही रहे थे लगातार, कि बाकी सारी चीजें प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स शुड कूल ऑफ आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है और वही चीज है। तो आज एक बार 23,000 के ऊपर जाएंगे जरूर, लग तो रहा है, लेकिन सस्टेन होंगे दैट्स अ डाउट। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड प्लान करने की आज जरूरत नहीं है। कोशिश करिए, अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर ही रहे हो, गलत होने की गुंजाइश रखिए, हेज ट्रेड ही करिए, वो ज्यादा सेफ है। तो मैम कल के लिहाज से फिर क्या अपनी पोजीशन है वो आज छोड़ के जाना चाहिए, कैरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और क्या पुट राइटर्स को थोड़ा सा और कन्विक्शन मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? लिटिल बिट, लेकिन ये बहुत ही मतलब 2 पार्टीज के डिसीजन के ऊपर है ये। आप मतलब इट्स लाइक दिस कि मैं भी मना कर रही हूँ, मैं आई एम नॉट ड्रिंकिंग दिस कॉफी, थोड़ी देर के बाद मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे तो कॉफी पीनी है। तो ये जो मूड स्विंग्स वाली जो बातें हो रही है ना, मतलब मूड स्विंग नहीं बोल सकते, इतनी बड़ी पोजीशन पर जो आपके तर्क आप हर बार बदल रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक अ डायरेक्शनल ट्रेड, ये और भी ज्यादा रिस्क को बढ़ा देती है। तो डायरेक्शन ट्रेड में आपको डायरेक्शन भी ठीक चाहिए और टाइमिंग भी मैटर करती है। तो इसीलिए कैरी कुछ मत करो ओवरनाइट, अगर हेज नहीं है तो
कुछ कैरी करना जरूर चाहिए, लेकिन हेज, तो हेज से आपको इस वोलेटिलिटी में, क्योंकि मार्केट बता रही है कि आगे की मूवमेंट बड़ी रेंज ट्रेड हो सकती है, अब वो डाउन साइड 2.5% नीचे की तरफ होगा या 2.5% बचा हुआ ऊपर की तरफ होगा, लेकिन अगले 10 दिन में ये मूवमेंट होना है, तो उसके हिसाब से हेज ट्रेड प्लान कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। डायरेक्शनल नहीं, कैरी मत करिए डायरेक्शनल 1 लेग। तो मतलब मैम कल फिर आपको लग रहा है कि दबाव दिखेगा, और मतलब हालांकि देखिए वो ट्रम्प के डिपेंड करता है मूड माहौल के ऊपर, मान लीजिए डेडलाइन फिर एक बार बढ़ा देते हैं तो फिर क्या एक रिलीफ के तौर पे देखा जा सकता है स्थिति? अगर बढ़ा दिया तो यस, तो एक्चुअली दिस इज, अगर एस्केलेशन सीवियर नहीं हुआ तो मार्केट के लिए आप समझे कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम है, शॉर्ट टर्म, यानी जो मैंने पिछले 2 दिन से लगातार बात कर रही थी कि 1.5 से 3.5% का अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। सो कंसिडरिंग दिस, इफ देयर इज नो फर्दर एस्केलेशन और इंटेंसिफाई अगर बातें नहीं हो रही है, तो यहीं से प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाएगा, बचा हुआ 2% और है, तो ऐसा है। बिल्कुल मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि शॉर्ट टर्म बॉटम अगर मान लीजिए स्थिति थोड़ी सी कुछ समय के लिए भी यहाँ पे नॉर्मल होती हुई दिखती है तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है, लेकिन यहाँ पे आगे की स्थिति कुछ नहीं कही जा सकती। हम लोग पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं डिस्क्लेमर के तौर पे। मैम एक खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ समय में हमने देखा रुपये ने काफ़ी ज़्यादा रुलाया, फिर आरबीआई की तरफ से एक्शन हुए, कल मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ पे ऐलान होते दिखेंगे, और इसमें मीडिया में एक रिपोर्ट्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते, पहले ही बता देते हैं कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं। रिपोर्ट्स में साफ तौर पे क्या कहा जा रहा है, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो आरबीआई है जो वो कुछ बड़े फैसले ले सकती है। किस लिहाज से ले सकती है? वो रुपए की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई जो है वो एनआरआई जमा जो होते हैं डिपॉजिट्स होते हैं उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो साफ तौर पे जो है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक होते हैं जो NCNR जो होते हैं उसमें जो है यहाँ पर जो है योजना को वापस लाया जा सकता है। यूएई की अगर बात करें तो भारतीय बैंकों में जो NCNR है उसका करीब 40% से अधिक हिस्सा रखता है यहाँ पर। और आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आप ये देखिए इसका मकसद साफ तौर पे रुपए में जो तेज़ गिरावट है उसको थामना है। यहाँ पे अप्रैल 2025 में जनवरी 2026 के हिसाब से देखें तो एनआरआई डिपॉजिट जो है वो 26% गिर गया था, यहाँ पे 14.35 अरब डॉलर के आसपास पहुँच गया था। मैम अगर इस तरह की स्थिति होती है तो यहाँ पर, क्योंकि खबरें हैं सिर्फ, हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते पहले ही, अगर ये होता है ऐलान होता है मैम तो रुपए में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो क्या अभी अगर आज देखें तो फिर भी वीकनेस है मैम, परसिस्ट कर रही है यहाँ पे। आने वाले दिनों में अगर रुपए में इस तमाम स्टेप्स के बाद तेज़ी आती है, स्ट्रेंथन होता है, तो क्या एक मान के चले एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा हमारे बाजारों के लिए, एफआईएस के लिए हिसाब से? उतना पॉजिटिव ट्रिगर तो नहीं है, लेकिन हाँ रुपए की जो गिरावट है उसको ये मेल्टडाउन कुछ हद तक रोक लेगी। एंड इनफैक्ट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस मूव जो आरबीआई ने 31 मार्च को लिया, 30-31 मार्च में जो ये मूवमेंट लिया था कि स्पेकुलेशन करेंसी में जो ट्रेड हो रहे थे उसको कर्व करने के लिए जो $100 मिलियन एक जो सेट कैपिंग लगाई थी वो बहुत ही मतलब वो कारगर साबित हुआ। अदरवाइज मतलब करेंसी हमारी बहुत घटने वाली थी। सो ये मूव लिया उन्होंने बहुत अच्छा टाइम से, फाइनेंशियल ईयर तो बचा लिया, 95 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ लेकिन लेट लिया गया। अगर वो यही चीज जब ये रुपया 85 के आसपास चल रहा था तभी लेते तो शायद आज हम लोग 72-73 के तरफ दौड़ रहे होते। अब जो भी है सो है, मूव अच्छा है, थोड़ा सा लेट है तो अप्रिसिएशन भी है इस बात के लिए, और दूसरी बात कि लेट किया है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट को डेंट हो गया उस चीज से। एफआईआईएस ने बहुत मार्केट से पैसा निकाला है। तो रही बात कि ये वाला जो मूवमेंट है इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे मुझे लगता है कि 2 रुपीज तक का कूल ऑफ हमारी मार्केट में, हमारी करेंसी में हम लोग देख सकते हैं। यानी आज ये 92.91 के आसपास है, कहीं ना कहीं 90 और 91 के रेंज में 90 या 91 के रेंज में थोड़ा सा हम लोग थोड़े समय के लिए ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इसके बाद फिर डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा। आरबीआई रेट कट करने की पोजीशन में है नहीं, अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो देखते हैं। बाकी 91-90 की रेंज तक की तो पॉसिबिलिटीज है कि ये जो बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं थोड़े बहुत रुपए को संभालने के लिए, ठीक है, बट उतना ब्रीदर नहीं देंगे ये। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि पूरा का पूरा इनफ्लो एफआईआईएस का वापस होने लगेगा। वी गॉट टू अंडरस्टैंड दिस टू। बहुत अच्छे से क्लैरिटी देती है, हमारी नज़र बनी रहेगी यहाँ पर, और बाजार भी आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। ना सिर्फ आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से, अगर ये डिसीजन भी आता है यहाँ पे रुपए को संभालने के लिए, उस पर भी पैनी नज़र द बोनस टीम की बनी रहेगी यहाँ पर। और इसी बीच हमारे साथ जो है एक दर्शक जुड़ गए, प्रदीप गुप्ता साहब। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएँ सर कैसे हैं आप, क्या स्थिति देख रहे हैं? दिल्ली में तो एक दिन बारिश हो जाती है, ठंडा माहौल हो जाता है, एक दिन गर्मी हो जाती है,
कैसे हैं आप? मौसम का पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पर। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम मजे में सर। तो सर अपना एक प्लान है अपना बीपीसीएल और गेल का लेने का। जी। तो ये हम लॉन्ग टर्म के लिए 4 साल के लिए अभी। अच्छा, 4 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं आप? नहीं, करना है अभी। अच्छा, तो नजरिए मैं पहले बीपीसीएल। कंफर्म कर लूं। जी ठीक है BPCL, मैम। प्रदीप जी जो है बीपीसीएल और गेल की तरफ देख रहे हैं, क्या उनको इसके स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए 4 साल के नजरिए के हिसाब से, या नहीं, ये दूर रहना चाहिए? गेल में डेफिनेटली यस, बीपीसीएल में भी यस। 4 साल के हिसाब से मैं एक और स्टॉक बता सकती हूँ जो मैं मेरे देखिए वैसे तो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट आइडिया है, यहाँ पर सेबी के वो कंप्लाइंट हैं ये चीजें। तो एक स्टॉक और है, आप किसी दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इसके बारे में कंफर्म कर लीजिएगा। मेरा अपना ओपिनियन में दे रही हूँ आपको, सिर्फ ओपिनियन है, रिकमेंडेशन नहीं है। टेंको इंडस्ट्रीज इंडिया जो एक स्टॉक है वो अच्छा स्टॉक है, एक्सक्यूज मी, वो अच्छा स्टॉक है बिकॉज यू वेरी वेल डिफाइंड कि आपको 4 साल के लिए स्टॉक रखना है। ट्राई टू लुक एट दैट स्टॉक, अच्छा काम कर सकता है वो। बाकी आपके गेल एंड बीपीसीएल आज के प्राइस पॉइंट के हिसाब से 4 इयर्स इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली गुड, आप आराम से इनको रख सकते हैं। हाँ, इसमें आपकी प्लानिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये है हाई वॉलेटिलिटी, हाई बीटा स्टॉक्स है, हाई वॉलेटिलिटी रहती है इनमें। एनीवेज जो भी वेटेज, एक तो ये इंश्योर करिए कि इन स्टॉक्स में एट अ सिंगल टाइम एक स्टॉक में अप टू 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ना हो इन सिंगल स्टॉक। दूसरा, अगर ये 20% तक कभी भी गिरता है फ्रॉम योर करंट एंट्री पॉइंट्स, तो द 20% के बाद में वहां पर आपको थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहिए, पड़ सकता है। अगर आप ये कर पाए और वेटेज का ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको CAGR बेस पर मैं बोल सकती हूँ बेयर मिनिमम 4 साल में एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको 30-35% का CAGR मेंटेन होते हुए मिनिमम दिखेगा। तो वो पोटेंशियल है इनमें। बाकी अब आपकी मर्जी, मैंने प्लानिंग किस हिसाब से करना है वो भी बता दिया, एलोकेशन का भी आइडिया दिया है। स्टिल यू शुड कंसीडर विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैंने ये बेयर मिनिमम बोला है आपको जनरलाइज व्यू के तौर पर कि इतना तो एक सेफ व्यू पर होना चाहिए। बाकी टॉक टू योर एडवाइजर फॉर दिस कि कितना एलोकेशन करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे साथ जो हैं यहाँ पे प्रदीप गुप्ता जी का सवाल का जवाब मिल गया। दूसरी दर्शक जो है यहाँ पे श्रेया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया जी कैसी हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से बोल रहे हैं मैम, ठीक है। मैम आपका सवाल किस स्टॉक के ऊपर है? सर मुझे विशाल मेगा मार्ट के ऊपर पूछना था अम्बाला मैम से। जी, तो क्या आपने बाइंग कर रखी है या फिर करने जा रही है? मैंने बाइंग करके रखा है, 114 पे लिए हुए हैं मैंने। अच्छा। मैंने सोचा था ये 119 का टारगेट मुझे देगा, बट उसके बाद वो नीचे चला गया। तो मुझे मैम से जानना था कि उनका व्यू क्या है इसके ऊपर और क्या मेरा टारगेट अचीवेबल है। मैंने लिया उसको 3-5 दिन के लिए था, बट मैम से मुझे उनका व्यू जानना था। ठीक है, तो जो है अभी बिल्कुल उसी बॉर्डर के पास खड़ा हुआ है। यहाँ पे प्राइस 113 के भाव पे, 114 के भाव पे मैम ने खरीदा। 1000 स्टॉक खरीदे हैं इन्होंने, श्रेया जी ने। मैम विशाल मेगा मार्ट पीछे हमने देखा युद्ध से पहले की स्थिति, कहा जा रहा था कि भाई एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है स्टॉक के अंदर, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। और यहाँ तक कि कंपनी जो है इतनी कॉम्पिटिटिव है कि भाई स्टोर खोलती है और उसको प्रॉफिटेबिलिटी में बदलने में और दूसरे कंपनियों के मुकाबले एक बेहतर तेज़ी से स्थिति दिखाती है। लेकिन पिछले कुछ समय में विशाल मेगा मार्ट में भारी दबाव है, क्या करना चाहिए? डिस्क्लोजर पहले कि हमने ये अपने मेंबर्स को 24 मार्च को बाय कराया है 103-107 प्राइस पॉइंट पर, और 119 इज आवर फर्स्ट टारगेट। इट इज रेंजिंग फ्रॉम 119, फिर 130, 145 एंड 170। ये टारगेट्स है। 95 का स्टॉप लॉस है जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो ये अभी आज हमारे टारगेट के नीचे ही है। हमारा फर्स्ट टारगेट इज येट टू अचीव। आफ्टर दिस डिस्क्लोजर मैं इस स्टॉक पर बुलिश हूँ। और रही बात आपकी बाइंग की, 114 की आपकी बाइंग है, आपने वेट कर लिया है, थोड़ा वेट और करिए। स्टॉप लॉस आप चाहें तो 100 का रख सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टारगेट 119 का ही होगा, बिकॉज वी एंटर्ड एट अ गुड प्राइस। बाकी टारगेट्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि अगर अलाउ हो आपका रिस्क एपेटाइट आपको, तो 119 के बाद यू कैन चेज एटलीस्ट सेकंड टारगेट आल्सो व्हिच इज 130, एंड पॉसिबिलिटीज है कि आ जाएगा। तो फिलहाल आप अपने स्टॉक को होल्ड करके चलिए। हाँ जी जी मैम, क्या कह रहे हैं? माफी चाहता हूँ जी, तो आप अपने स्टॉक को अभी होल्ड करके चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैम ने जो है श्रेया जी के सवाल का जवाब दे दिया है। विशाल मेगा मार्ट
इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिलती है। बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी हैं। लक्ष्मी पाटिल साहब कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून डियर सर एंड मैम, इज इट फेयर टू बाय? गेल के ऊपर तो चर्चा हो गई, नेटवेब है यहाँ पे और KRN हीट एक्सचेंजर है, क्या मौजूदा भाव में खरीदारी दिख रही है मैम? गेल के ऊपर आपने नजर रख दिया, नेटवेब और KRN हीट एक्सचेंजर। KRN हीट, अच्छा नेटवेब पर तो आज सुबह बात हुई है या कल, लेकिन हुई है, और कल के प्राइस पॉइंट जो इसका था उसमें एंट्री दी थी मैंने दोबारा कि यहाँ पर इन केस आप मिस कर गए उसको तो अभी भी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा छोटा, 3000 का स्टॉप लॉस है एट करंट प्राइस। अभी 3200 3227 पर चल रहा है, फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं अभी भी, कल के प्राइस के आसपास ही है। रही बात टारगेट, तो यहाँ से आपको पहला टारगेट 3400 फिर 3600 के आसपास की रेंज है। हो सकता है थोड़ा वेरिएशन 50 पॉइंट का दिखे आपको पहले टारगेट की अपेक्षा, तो 3600 का सेकंड टारगेट आप आराम से कंसिडरेशन में ला सकते हैं। इसके बाद के टारगेट इन्वेस्टर्स वाले होंगे। ये दो टारगेट जो है 3450 और 3600, ये है आपके ट्रेडिंग के टारगेट्स, और 3000 के एसएल पर इसमें एंट्री बनती है, की जा सकती है। मैम एक दर्शक हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम। पॉली कैब में इन्होंने 7000 की कॉल में 400 के टारगेट बुक किया, शानदार कॉल थी मैम आपकी। और साथ में कह रहे हैं कि ट्रेंड अप्रैल फ्यूचर के हिसाब से देखें तो 3810 पर बाय किया हुआ है, मीशो 150 पर जो है वो बाय किया हुआ है, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? ट्रेंड आपने KRN हीट एक्सचेंजर भी दिया था? हाँ जी, इससे पहले वाला स्टॉक जो था वो KRN हीट एक्सचेंजर भी है तो जी। फ्रेश बाय के लिए तो एक्सक्यूज मी, फ्रेश बाय के लिए तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। जो लोग हैं ऑलरेडी वो लोग 830 का एसएल मेंटेन करके कैरी कर सकते हैं पोजीशन। KRN हीट एक्सचेंजर देखिए हमारी रिकमेंडेशन में 610 से आया हुआ है और 1000 तक गया है, और ये 4 महीने पुरानी ही बात है सिर्फ, तो अभी भी इसमें वो पोटेंशियल है। ये शांति बिल्स वगैरह की जब बातचीत हो रही थी तब की बात है ये। तो उसके बाद से वेल एनीवेज अभी आप इसमें 830 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 1000 और 1200 के टारगेट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी अगर किसी को करनी है, मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्काउंट मिले तो अच्छी बात है। जो 750 या फिर 770 की रेंज में दोबारा खरीदारी का मौका मिले तो बढ़िया, अदरवाइज दूसरी प्लानिंग भी कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अच्छा है, चलेगा, इसलिए बोल रही हूँ। 50% एक्सपोजर, अगर किसी ने ये मूवमेंट पुराना जो डिस्कस किया अभी 610 से 1000 वाला, इफ यू हैव ऑलरेडी मिस्ड इट नो वरीज, 50% एक्सपोजर आप अभी करंट प्राइस के पास में लगाने का सोच सकते हैं अगर को लग रहा है एक रिस्की ट्रेड लेना है। बाकी 750 का वेट करिएगा, आए तो ही ऐड करना, अदरवाइज एज इट इज उसको छोड़िए कुछ महीने, लाइक 2 क्वार्टर कम से कम, और 1000 और 1250 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो जो पोजीशन है वो होल्ड करें, जो नहीं है वो 50% एक्सपोजर विद एवरेजिंग लेवल एट 750 टू 770 रेंज कर सकते हैं एंट्री के बारे में नया। दूसरा इन्होंने पूछा है ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड आपका अप्रैल सीरीज है, ठीक है, अगर आप अप्रैल सीरीज के कॉल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल में मैं टारगेट जो मुझे लग रहे हैं, अच्छा ट्रेंड नहीं बता सकती, मैंने ट्रेंड कल ही तो खरीदा था, सॉरी। अरे वाह, जहाँ आप जैसे ही कुछ स्टॉक मतलब आप मुझे जी ये है, मुझे लगता है कि मैम ने काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रखा है मैम, जो काफ़ी कैश में आप बैठे हैं और लगातार दवा की खरीदारी करते रहते हैं आप। नहीं, मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है, मैं आजकल लॉस बुक करना सीख रही हूँ। मैं एक बोल सकती हूँ कि जहाँ पर मुझे लग रहा है नहीं, इट्स डन विद, आई बुक माई लॉस एंड ट्राई टू फ्री अप माई कैपिटल। थोड़े पहले पिछले समय में मैंने मेरे नेचर, ये सीख है आप लोगों के लिए अगर आप चाहे तो, मेरा नेचर है कि मैं छोटे छोटे पॉकेट्स पर ज्यादा बेटर स्विंग्स को ट्रेड कर सकती हूँ, रादर की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैं ज्यादा होल्ड करूँ। दैट मीन्स मुझे चाहिए कम से कम 15 से 20-25 स्टॉक हो तो मैं उसमें आराम से काम कर सकती हूँ। बट व्हेन आई ट्राई टू अगेंस्ट, जब मैंने अपने पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज करने की कोशिश की कि लॉन्ग टर्म व्यू है और 10-12 पोर्टफोलियो का ही स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाती हूँ, आई डिडंट सक्सीड इन दैट। तो मैं वापस अपने उसी पैटर्न पर आना चाह रही हूँ जो मुझे कन्वीनियंट लगता है मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से। तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में अपने कैपिटल को बांट दिया है और वहीं से अभी स्विंग ट्रेड की कोशिशें चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने जो है पूरे विस्तार से तमाम जानकारियाँ दी। एक पूजा जी हैं हमारी, पूजा जी लोटस डेवलपर के ऊपर राय जानना चाह रही हैं। इन्होंने जो है करीब जो इन्होंने भाव दिए हैं, शायद 85 के भाव दिए हैं, कह रहे हैं कि 85 के भाव पे 300 शेयर खरीदें, होल्ड करें या सेल करें, प्लीज़ एडवाइस।
मैम फिर मुस्कुराए आप क्या? 85 जी 185 नहीं। नहीं, ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि 85 ये मुझे इसलिए थी कि 185 तो आया नहीं, ये खरीदा है, मतलब न्यूज मुझसे हुई है क्या, ऐसा मुझे लगा। जी ठीक है, तो 185 की आपकी बाइंग है, तो ठीक है, होल्ड कर जाइए, एज इट इज होल्ड कर जाइए, एडिशन मत करिएगा। समय तो देना पड़ेगा क्योंकि आपने स्टॉप लॉस कहीं नहीं काटा, ना 140 पर, ना ही 150 पर, ना ही 130 पर। नाउ ये 100 तक, 105 तक भी जाकर के आया है, तो इस बात से ये तो समझ में आता है कि आप कुछ स्टॉप लॉस काटते नहीं है, या फिर स्टॉक पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा इसलिए आप पोजीशन होल्ड करके बैठ रहे हैं। दोनों में से कोई भी केस हो, अब आप होल्ड करके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से थोड़ी भी रिकवरी में आपको आपका एग्जैक्ट प्राइस तो मिल जाएगा। आई डाउट, प्रोबेबिलिटी बहुत लिटिल है कि 200 तक भी जाए। 6 महीने का समय देने की कोशिश करिए, लगेगा उससे कम, लेकिन 6 महीने के समय की प्रोविजनिंग रखिए कि आपको आपका एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। बाकी होल्ड करके चलिए, फर्दर अगर हो सके तो स्टॉप लॉस चाहे तो फॉलो कर लीजिए, बाकी योर कॉल। बिल्कुल, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात करें मैम। और कायदे से देखिए, साफ तौर पे जो मुनाफा आप घर ले जाएंगे ना, वही आपका मुनाफा है। पोर्टफोलियो में जितना मर्जी परसेंटेज दिखता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय समय पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे, दर्शकों को ये चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे। और प्रॉफिट जो बेसिकली लॉस होता है वो भी बुक करना आना चाहिए, उसकी हिम्मत यहाँ पे रखनी चाहिए। यहाँ पे एक हमारे दर्शक है, प्राइम मेंबर है यहाँ पर, कह रहे हैं कि इनका जो सवाल है बेसिकली नीतू जी का सवाल है। कह रहे हैं RBZ ज्वेलर्स जो है इन्होंने 160 पर बाय किया है। अम्बाला मैम कह रहे हैं कि फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से क्या होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं। दूसरा सवाल इनका जो है मैम PNC इंफ्राटेक के ऊपर है, 234 का भाव है, क्या सलाह रहेगी यहाँ पे? RBI ज्वेलर्स पहले देख रहे थे, फिर मैं दूसरे स्टॉक आती हूँ। RBI ज्वेल एक बहुत ही, जब भी ऐसे समझे इसको, और हमेशा ये काम आ जाएगा, क्योंकि इस स्टेक का नेचर यही है। जब भी ज्वेलरी स्टॉक में बातचीत होती है, थोड़ा सा बातचीत मतलब चल होती है, थोड़ा अच्छा शुरू होता है, तो ये स्टॉक फट से भागता है अगर बोर्ड पर रहा, और फट से ठंडा भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें फिलहाल के लिए वो मूवमेंट है, अभी 100 से 130-135 आ चुका है ऑलरेडी। और मैं इसको इस समझती हूँ क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसमें ट्रेड दिए हैं, कई बार, मतलब मेनी टाइम्स ऐसा हो गया ये। एंड मोस्ट रिसेंट अगर आप बात करेंगे तो इट वाज इन फेब, जो अभी जैन में दिया था। तो अभी के लिए 135 134 के पास में है, प्लीज होल्ड, आपको एग्जिट भी मिल जाएगा मोस्ट लाइकली, एक अच्छा खासा 160 के आसपास का है। बट अभी के लिए अगर आप कोई बाय ट्रेड भी ढूंढ रहे हैं और बहुत रिस्की ट्रेड लेना पसंद है आपको, रिस्की इसलिए नहीं कि ये चलेगा नहीं, रिस्की इसलिए क्योंकि इसमें लॉस अभी परसेंटेज वाइज बड़ा हो गया है, तो 134 के पास भी एंट्री ली जा सकती है हर्षित। और स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 120 का, और पॉसिबली जो पहला टारगेट है, मैं फ्रेश रिकमेंडेशन के तौर पर भी कोई इसको देख सकते हैं, 150 करके 170 के टारगेट से जो RBJ ज्वेलर को दिख सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको एक कंसीडर करिए। बाकी जिनकी पोजीशन है आप लोग उसको होल्ड कर, आप उसको होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है मैम। एक गौरव त्यागी जी हैं, कह रहे हैं नमस्ते सर आपको भी। ये कह रहे हैं GPIL यानी कि गोदावरी पावर एंड इस्पात जो स्टॉक है, इसके ऊपर राय जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं 278 के भाव पर 300 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, एक साल का नज़रिया है, क्या किया जाए? अभी 282 के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में 2% के आसपास की तेज़ी है, क्या करना चाहिए मैम? होल्ड करिए, क्योंकि आपने बोल दिया है कि आपके लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट है, तो एक नया वेव शुरू हो सकता है इस स्टॉक में, और इसके लिए रिस्क बहुत कम है। मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो अभी 283 पर है, कैलकुलेट आप खुद कर लेना, नियरली 25 to 40% का अपसाइड फ्रॉम द करंट प्राइस इज आल्सो पॉसिबल, एंड वो भी एक साल के, मतलब इस ईयर के अंदर बात कर रहे हो। तो अभी अपनी पोजीशन को आप आराम से होल्ड करिए। यू गॉट टू मेंटेन स्टॉप लॉस है 260, 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, छोटा स्टॉप लॉस है, आई होप ये ट्रिगर नहीं होना चाहिए और अपसाइड मूवमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैम यहाँ पे अर्चना जी हैं, तो अर्चना जी के एक सवाल है, उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्चना जी बताएं क्या दुविधा है मैम आपकी? मैं फ्रेश एंट्री लेनी थी। मुझे लग रहा है मैम आपका ऑडियो थोड़ा सा मिस हो गया, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। हेलो, हाँ अर्चना जी प्लीज बताइए मैम। जी, मुझे स्टरलाइट टेक और क्यूपिड में फ्रेश एंट्री लेनी थी, तो उसके लिए अंबाला मैम जी का राय लेनी थी, व्यू लेना था। अच्छा, वैसे अर्चना जी कितने टाइम से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रही हैं?
जी मुझे फ्रेश एंट्री लेनी है, तो ये फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, वैसे मतलब शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं आप, जो क्योंकि हमारे जो महिला दर्शक हैं वो काफ़ी नहीं, मैं ज़्यादा। अभी नई आई हूँ, 2-3 महीने ही हुए मुझे। ठीक है मैम, स्टरलाइट और क्यूपिड के ऊपर क्या सलाह रहेगी? क्यूपिड तो मेरे पास है, स्टरलाइट पर ले सकती हूँ, और क्यूपिड में बड़ा एक्सपोजर नहीं है, मैं डिप में उसको जब जब डिप आता है तब थोड़ा खरीद रही हूँ, धीरे धीरे एक पोजीशन उसमें बिल्ड कर रही हूँ, तो ये रिकमेंडेशन है। मैंने कुछ स्टॉक में साइड में रखने की कोशिश कर, सो दैट आई कुड आल्सो मेक सम मनी, बिकॉज बीइंग इन दिस मार्केट अपने हाथ खाली रहने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग वेरी विद utmost ऑनेस्टली, तो थोड़े से स्टॉक बचा के मैं कोशिश कर रही हूँ। तो क्यूपिड एक है जिसमें मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकती, आई इन दैट। आप पूछ रहे हैं स्टरलाइट, और वो बहुत वॉलेटाइल है, मतलब सबको सूट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है कि मैंने लिया है तो अभी उसको कंसीडर करें। कंसीडर, टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर और समवन एल्स फॉर दैट। स्टरलाइट आपने पूछा है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, राइट? STL टेक, ठीक है, जो कि अभी 188 पर है, और आप पूछ रहे हैं कि क्या अभी बाय कर सकते हैं, राइट? तो चार्ट गेट लोडेड, अभी बाय नहीं कर सकते, बहुत महंगा है। इसकी जगह पर आप कुछ और स्टॉक ढूंढ सकते हैं, जैसे कि डाबर देखिए, वो ठीक ठाक है, ये भी बहुत महंगा है, बहुत बड़ा लॉस की परसेंटेज वाइज इसमें काफी लॉस है, इसमें भी अगर आप उसको हिट हो जाता है लाइक 20-30% का लॉस की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो करंट प्राइस पर इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू एंटर। दूसरे स्टॉक आप देख सकते हैं, जिसमें से अगर आपको देखना ही है तो एज आई सेड मैनकाइंड फार्मा एंड डाबर, ये दो स्टॉक से सेफ है, चल जाएंगे, चलने जैसे लग रहे हैं। ठीक है मैम। अच्छा मैम, क्यूपिड के ऊपर आपने बात रखी, तो मैं क्यूपिड को कुछ देख रहा था फंडामेंटल्स, क्योंकि इसमें भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो बनाती है प्रोडक्ट्स कंपनी, उसमें जो है साफ तौर पे गैस की बड़ी भूमिका होती है, मतलब कई तरह के जैसे गैसिफिकेशन होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका होती है मैम। मैं और साफ तौर पे इस तरह की खबरें निकल के आ रही है कि उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। आपको लग रहा है कुछ समय के लिए स्टॉक में थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन यहाँ पर दिखेगा मैम? पॉसिबल है, बट देयर प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली अ पर्सनल हाइजीन कॉन्ट्रासेप्टिव ये प्रोडक्ट है, तो मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग आप ऐसे समझे कि हम ऑलरेडी बहुत ही एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और हाइजीन के मामले में बहुत बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं इस चीज को मतलब आई डोंट माइंड टू से दिस, क्योंकि हर जगह वो सहूलियत नहीं है आज की डेट में भी ना, स्कूल्स, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज वो थोड़ा पॉलिटिकल व्यू बन सकता है, बट यस बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है, और इसके प्रोडक्ट जो है पर्सनल हाइजीन, कॉन्ट्रासेप्टिव, इन सब चीजों में आते हैं। तो दबाव की जो बात है शॉर्ट टर्म में जरूर होगा, डेफिनेटली होगा, बट व्हेन एज आई ऑलरेडी सेड कि मैं ग्रेजुअली इसमें अपनी पोजीशंस को एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बिल्ड कर रही हूँ, और डिप में खरीद रही हूँ, जब जब डिप आ रहा है 10-15% का, तब तक थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। तो वही व्यू है, अभी 86 पर है, 70 पर आएगा तो दोबारा ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक एक बड़ी जर्नी ट्रेंड में ट्रेड करता है। अच्छा ऐसे समझ नहीं आएगा, वंस अपॉन अ टाइम इट यूज्ड टू बी एट 13-14 रुपए, इट मेड अ हाई ऑफ 100+, अभी वापस से 86 पर है, सो देयर इज अ वेरी मच पॉसिबिलिटीज कि एक साल की बात कर रही हूँ मैं, 18-14 रुपए से 100, एक साल की बात कर रही हूँ सिर्फ, तो कभी भी इस स्तर पर 60 पर आ सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इसका नेचर समझ में आ रहा है, और उसी हिसाब से मैंने अपनी प्लानिंग की है। सो यस डिप आएगा, मैं तो खरीदूंगी, रेकमेंड नहीं कर रही, लेकिन बिल्कुल मैम, आपने बहुत बड़ी बात कही। बातों बातों में वॉरेन बफे कहते हैं, अगर आप किसी कंपनी का नेचर समझ जाए ना, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है इस पर हमारे दर्शक जो हैं उनका सवाल का जवाब श्रेया जी का मिल गया, मैम ने दे दिया यहाँ पे। इसी बात पर जी निफ्टी का 23,000 का टारगेट दिया था कल जी, कि 23,000 तो मिनिमम आ ही जाएगा आज और कल की डेट में, एंड इट्स हियर। तो हमारा 23,000 का टारगेट आज भी, मतलब सॉरी, एक 23,150 एक हाईएस्ट था, और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर 23,000 इंट्राडे में आ जाएगा। अभी निफ्टी का 23,025 का हाई बन चुका है, सो वी गॉट दैट टारगेट। जब हम लोग बात कर रहे थे उससे में निफ्टी 22,920 पर था, तो 100 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट फ्रॉम देयर इट ऑलरेडी गॉट कैप्चर्ड। जी बिल्कुल, और हमारा थंब भी जो है वो 23,000 के लेवल्स हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन करने की कोशिश करें, उसी शो के चीज़ों को जो है समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करें। 23,000 के लेवल्स आ गए यहाँ पर, और बहुत बढ़िया। मैम ये सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वो डाउट है थोड़ा, वो डाउट आ जाएगा, मतलब ट्रेड के हिसाब से तो आ जाएगा, वो बात थी, लेकिन देखिए मैं फिर से वही शब्द दोहराऊंगी, क्योंकि उससे अलग और कुछ है नहीं मार्केट में। अगर ये वॉर आगे इंटेंसिफाई एंड एस्केलेट नहीं होती है तो यही बॉटम है,
लेकिन अगर ये फर्दर एस्केलेशन में जाती हैं या फिर इंटेंसिफाई होती हैं तो फिर ये बॉटम नहीं, आप इसको बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो थोड़ी सी गुंजाइश, ये दो जो मिस्टर ट्रम्प एंड खेमनाई फैमिली जो ये है, मतलब ईरान एंड यूएस, इन दोनों की आपस में क्या होती, इजराइल ऑल्सो, मिस्टर पुतिन, नहीं क्या नाम है इनका, किसका मैम? इजराइल प्रेसिडेंट नेतन्याहू मैम। नेतन्याहू जी, मिस्टर पुतिन बोल दिया, सॉरी। तो ये तीन ऐसी हस्तियां हैं जो कि अभी फिलहाल ये डिसाइड करेंगे कि हम 21,000 जाएं या फिर हम 25,000 जाएं, और दैट्स द वेरी ट्रू रियलिटी ऑफ मार्केट। अगर वॉर आगे बढ़ी तो हम 21 हैं, और अगर वॉर आगे नहीं बढ़ी तो 25 और 26 है, बस इससे ज्यादा और कुछ, मतलब घुमा फिरा के आप इसको किसी भी एस्पेक्ट्स में देखो, इसके अलावा कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच आई कुड से हियर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर साफ तौर पे 23,000 का आंकड़ा जो है वो पार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन टिकेगा नहीं टिकेगा वो मार्केट के बंद होते होते क्लैरिटी मिली जाएगी यहाँ पर। और मैम कल भी आपको लग रहा है फिर जो अगर होगी यहाँ पे तो गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि हाँ अब इसमें भी देखिए बहुत सारे इफ एंड बट्स रहेंगे यहाँ पर। सुबह 5:30 बजे जब ट्रम्प की तरफ से जो ऐलान हुआ, क्योंकि अब तो मतलब हर एक सवाल पूछते हुए भी लगता है कि भाई क्यों पूछे, क्या पता पलट जाए ट्रम्प, कुछ पता चलता नहीं है स्थितियों का। हालात उस तरीके के कर दिए हैं यहाँ पे। एक दर्शक है हमारे रोशनी सोनी जी, कह रहे हैं कि मैम जैसे आपने ETF IT का सजेस्ट किया था वैसे ही क्या ETF पूरा ETF ले सकते हैं क्या बैंक के लिए, प्लीज़ रिप्लाई। एक तो मैम सवाल मेरा आज जो है देखिए IT जो है वो परफॉर्म कर रहा है मैम सेक्टर, और पिछले कुछ दिनों में आप देखिए बहुत ही स्टैगर मैंने धीरे धीरे करके IT जो है वो हल्का हल्का ऊपर चढ़ता हुआ दिखा है। नतीजे जो है शुरुआत वो TCS से ही हो रही है। आपको क्या लग रहा है नतीजों से पहले क्या पोजीशन थोड़ी सी करनी चाहिए एक्यूमुलेट और फिर बाद में हल्का करना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस बहुत मैटर करेगी यहाँ पे, गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि Q4 के जो नतीजे हैं वो युद्ध के दौरान कुछ परसेंटेज और फिर आने वाले अगले क्वार्टर में ऐसा असर देखने को मिलेगा। और जो रोशनी जी का सवाल है, क्या इसी तरीके से बैंकिंग में भी ETF लिए जा सकते हैं? हाँ जी, आज की डेट पे ले रहे हैं तो लिए जा सकते हैं। आज बैंक निफ्टी इंडेक्स 54,400 के पास में होने के लिए पोजीशन तब छोड़ दीजिएगा ETF वाली भी जब ये 49 के नीचे अगर दोबारा जा रहा है। बाकी तब तक आप अपनी ETFs को होल्ड कर सकते हैं अगर आप बाय कर रहे हैं, और उसमें बेयर मिनिमम टारगेट इंडेक्स लेवल पर अगर आप चेस करें तो 54,300 का होगा। ETF खरीद रहे हो तो इंडेक्स को ट्रैक करना 54,300 एंड देन इट्स लाइक 56, तो ये बेयर मिनिमम है जो कि डिपेंड, वंस अगेन इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन आगे बढ़ती है। इसके अलावा मार्केट में और कुछ नहीं बचा है, बाकी सब कुछ पता है। करंट ट्रेड डेफिसिट रहेगा इस बार, फिस्कल डेफिसिट भी रहेगा, लोन्स थोड़े से डिफॉल्ट हो सकते हैं, उसके लिए बैंक की गारंटी गवर्नमेंट ने दे दी है, गवर्नमेंट गारंटी बैंकों को दे दिया है इसके थ्रू। तो सबको पता है कि ये सारी चीजें तो होंगी ही। आगे कितना बुरा और होना है या नहीं होना है वो वॉर के ऊपर है। तो फिलहाल यस, ETFs बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और देखिए निफ्टी IT ETF मैंने 29,000 पर बोला था, 5% लगभग अप है आज, एंड आई सेड दिस ओनली कि कम से कम 5% से 10% का पुल बैक में भी आपको पैसा बन जाएगा अगर आप टाइम से इन्वेस्टमेंट करें तो। दैट हैपेंड। अभी के लिए बैंकिंग इंडेक्स ETFs के जो भी है आप उसमें अपना वाइजली अगर आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये आपने एक सवाल एक और पूछा था, आई जस्ट मिस दैट, IT को लेके मैम रिजल्ट्स, हाँ रिजल्ट से पहले क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी हल्की बढ़ानी चाहिए और गाइडेंस काफ़ी मैटर करती है, और उसके बाद अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बेहतर कोई स्थिति नहीं दिखती तो फिर पोजीशन हल्की करने का भी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर कि नहीं? देखिए TCS मुझे तो बहुत अच्छे से याद है हर्ष जी, मैंने 2300-2400 के भाव में एंट्री करने के लिए TCS रिकमेंड किया है, और अब चला है ये 7% अभी हो चुका है सिंस देन। तो वेल अगर आप ये 7% ये बताया इसलिए नहीं कि हमने बताया और वो चल गया ना, अगर आप आज खरीद रहे हो तो 7% का रिस्क लेना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ आंसर इज यस, यस यू कैन मेक योर पोजीशंस। और रही बात इसमें आप 2630 का 2630 का एक मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट करिए। रिस्क वही है 7% का, ये फर्स्ट टारगेट है जो मैंने बोला, बाकी ये एक्सटेंड हो सकता है 2800 तक। तो एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको सेकंड टारगेट पर बनेगा। करंट प्राइस पर अगर आप एंट्री ले रहे हो 2531 पर कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 23,350 का 2350 का रखना होगा, 2350 का रखना होगा। ठीक है मैम, तो यहाँ पर देखिए IT का नज़रिया TCS का खास तौर पे मैंने दे दिया। एक हमारे दर्शक है काफ़ी हम सबके बीच में पॉपुलर है, ट्रेन इन रेन,
तो उनका जो है यहाँ पे आया कि अम्बाला मैम मैंने 23,000 की कॉल ली है, 24 रुपये पर 30 लॉट जो हैं वो लॉट हैं। क्या लगता है मैम प्रॉफिट बुक करना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग, या फिर वेट करना चाहिए? बियर की बैंड बजेगी, क्या लग रहा है आपको? अपनी बैंड बचा लो। See, you are making good gain. Sorry, but मतलब I just made it like a lighter note. But आपको देखिए ये मूवमेंट और 100 पॉइंट का you made like double. आपकी जो अभी एंट्री थी 77 पर, ये अभी चल रहा है। आधा तो बुक कर ही लो, आधे को कॉस्ट पे रखो थोड़ी देर और। थोड़ी देर और का मतलब है पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि ये 23,070 भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा मत बचाओ। पहले अपने पैसे को बचाओ, प्रॉफिट को बचाओ, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो लो। बाकी इंट्राडे में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, चाहे तो अच्छा ठीक है, इसको ऐसे नहीं, आप 20% तक क्वांटिटी होल्ड करिए। अगर निफ्टी आपका 2370 जा रहा है तो आपको वो 110 तक जाते हुए दिख जाएगा फिर आपका कॉल, अगर ये अभी 10-15 मिनट में होता है तो। बाकी 80% बुक हो जाना चाहिए। राइट नाउ द CMP 78, अपसाइड की थोड़ी और जगह बची हुई है। क्लोजिंग का मैं नहीं कंफर्म कर पा रही हूँ कि क्लोजिंग कहाँ पर होगी। एज आई एम सेइंग कि प्राइस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग अगर मैं पुट टुगेदर करूं तो ये यही बॉटम है। मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को, यही बॉटम है। लेकिन अगर ये वॉर फर्दर इंटेंसिफाई या एस्केलेट होती है तो फिर ये बॉटम नहीं है, बस यही है मार्केट में फिलहाल के लिए। फिलहाल आप 20% तक होल्ड कर सकते हैं, 80% शुड गेट। ठीक है, ये मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और इस चीज़ को अगर फर्दर एस्केलेट होता है युद्ध तो फिर देखिए पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिखिए। लेकिन मैम ने कहा कि भाई अब इस तरह की स्थिति लग रही है कि इसके आसपास बॉटम जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। एक दर्शक है हमारे, प्राइम मेंबर है संतोष जी, कह रहे हैं कि हर्षजी अम्बाला मैम गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं कि सुंदरम फास्टनर में मेरी बाइंग जो है वो 985 के भाव पर है, क्या एवरेज करूं, क्या करूं मैम? सुंदरम फास्टनर्स जो लिमिटेड है, पीछे मैं देख रहा था स्टॉक ने अपना नया 52 एक लो बनाया, और कुछ आंकड़े भी ये कहते हैं कि पिछले कुछ समय में म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को स्टॉक में घटाया है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या सलाह रहेगी यहाँ पे? उनके भाव से तो काफी नीचे आ गया शेयर। एक सेकंड, और इनकी बाइंग कितने की इन्होंने इंडिकेट किया? 985 की बाइंग है, 755 पे स्टॉक है जी। अभी तो आप होल्ड कर लीजिए, क्योंकि तब नहीं निकले तो अब निकलने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर रिस्क कम है एंड पॉसिबिलिटीज है कि सिर्फ पुल बैक में भी यू विल गेट अ बेटर एग्जिट। आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट प्रॉफिट बट बेटर एग्जिट, विच मीन्स कम से कम 850 940, तो 850 पहला है, 940 का सेकेंड व्यू टारगेट मुझे लग रहा है कि आ जाएगा। तो फिलहाल आप जितना है एज इट इज होल्ड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है फ्रॉम द करंट प्राइस स्ट्रक्चर। कोई सेक्टर है मैम जो आपको पसंद आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि नतीजे सर पर है यहाँ पर? कोई सेक्टर ऐसा जो यहाँ पे फोकस करना चाहिए? दो सेक्टर्स हैं। एक तो आप केमिकल स्टॉक देखिए, केमिकल में टाटा केमिकल देखो आप, और दूसरा आप कंजप्शन देखिए। ये दो ऐसे सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज हैं ऐसी, जहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो टाटा केमिकल्स गुड बेट, गुड प्राइस एट करंट प्राइस ऑल्सो। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो केमिकल में ये मूवमेंट हो सकता है कि आगे एक्सटेंड हो, बट खरीदना आज नहीं खरीदना उसको थोड़ा सा और 600 रुपए के आसपास, 610 कम से कम आए तो खरीद लीजिएगा। अभी 625 पर चल रहा है, रडार पर रखिए, जिस दिन आए उसी दिन आप देख सके इसको, ताकि आप उसको मतलब आपके रडार एक यूनिट ही सही खरीदने से आपके रडार पर रहेगा वो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी एक और स्टॉक है सुमितो केमिकल्स, केमिकल इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। ये छोटा स्टॉक है, बड़ा नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर आप देखें तो अभी इसमें 394 का चल रहा है। यहाँ पर आज की करंट मार्केट प्राइस पर भी एंट्री बनती है। मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ क्योंकि आई नीड टू चेक। हमने इसको वैसे तो आप लोगों के पास इससे पहले मैं डिस्कशन में ला चुकी हूँ मार्च में ऑलरेडी, और यस मार्च में ये डिस्कशन हुआ था 20 मार्च को। उस समय बताया था कि 387 के आसपास इसको खरीदा जा सकता है, जिसमें टारगेट होंगे 400 के, एंड अभी तक वो 400 का टारगेट आया नहीं है। तो हमारे लिए भी ये वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द फर्स्ट टारगेट, बट फर्स्ट टारगेट इज 400 इज नॉट द ओनली थिंग जो हम यहाँ पर चेस कर रहे हैं। इन माई ओपिनियन 400 से लेकर के 510 का टारगेट मुझे सुमितो कैम में आते हुए लग रहा है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 20 मार्च को हमने अपने मेंबर्स को 387 के प्राइस पर इसको ऑलरेडी बाय कराया है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर 360 का हम मेंटेन करके चल रहे हैं। सो
केमिकल में ये 2 स्टॉक्स, और दूसरा आप देख सकते हैं कंजप्शन के डाबर एंड आईटीसी, दोनों लीडिंग काइंड ऑफ स्टॉक है। डाबर एंड आईटीसी पर सुबह भी शायद बातचीत हुई है डाबर के बारे में, तो बिल्कुल। आईटीसी आप इंक्लूड चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है मैम, तो यहाँ पे मैम ने लगे हाथ सेक्टर तो बताए, यहाँ पे शेयर भी बता दिए। जिन दर्शकों के मन में दुविधा है, शंका है, तो वो यहाँ पे ऐसे क्लैरिटी ले सकते हैं। मुकेश कुमार जी हैं, महतो जी हैं, उनका एक सवाल है, कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अम्बाला मैम से एक सवाल का जवाब ले लीजिए। तो बिल्कुल सर, वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैम ये जानना चाह रहे हैं, 1000 जो है वो इन्होंने जो है 1000 के जो शेयर ले रखे हैं 250 के भाव पे, कह रहे हैं कि मेरा प्राइस कब तक आ जाएगा। अब 213 के भाव पे स्टॉक है, 250 के भाव पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। वीएसटी इंडस्ट्रीज जी सी निफ्टी 23,050 पर आया है, और वही वाला जो 20% होल्ड करने बोला है वो 91 आ गया है, और 23,000 का कॉल ऑप्शन। तो अभी उसको रखो, 23,070 इज अ टारगेट, वहां पर आप 110 105 रहेगा वो वाला कॉल ऑप्शन आपका, वहां पे चाहो तो निकल जाना। वीएसटी की बात की थी उन्होंने, वीएसटी इंडस्ट्रीज जी। तो रेन इन ड्रेन जो है हमारे दर्शक, उनके लिए मैम ने, अम्बाला मैम ने यहाँ पे सलाह दी है। जी मैम। जी, तो वीएसटी इंडस्ट्रीज अभी इनका कितने का बैंक था? आई मिस दैट अगेन इफ यू कैन। आई थिंक मैम इनका जो था वो मतलब 250 से शायद ऊपर का था, 250 से ऊपर का, 254 250। हाँ यस, आ जाएगा आपका भाव, एज इट इज होल्ड लीजिए, फर्दर एडिशन मत करिएगा, बहुत हाई बीटा काउंटर है ये, तो एज इट इज होल्ड करिए। और 250 ही नहीं, एक्चुअली इसमें आपको 275 भी दिखेगा, सो व्हेन यू आर होल्डिंग इट, गिरावट देखिए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलो, दैट्स वुड बी माय सजेशन। फिलहाल 250 से 275 दो टारगेट है जो आ जाएंगे, तो प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लेके निकलने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और रिकवरी जो डे लो से होती हुई देखिए साफ तौर पे निफ्टी में देखने को मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिव। यहाँ पर एक अच्छी मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी तेज़ी दिख रही है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा यहाँ पे जो है पूरा डे का सेशन देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ जो है बेसिकली वो आती हुई दिख रही है। एक यहाँ पे और दर्शक है हमारे, पूछ रहे हैं अम्बाला मैम से प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए, प्राइम फोकस पर क्या करें सर, इन्होंने 450 के लेवल्स पे 100 शेयर जो है वो बाय कर रखे हैं, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा? प्री फोकस, एक सेकेंड जी, कितने की बाइंग है इनकी? मैम इनकी जो बाइंग है, इन्होंने जो बताया था यहाँ पे, अब वो एकदम से तेज़ी से फ्लो निकल जाता है, लेकिन हाँ इन्होंने 450 पर जो है 100 शेयर्स ले रखे हैं 450 के भाव पर, अभी 343 के भाव देखने को मिल रहे हैं। प्री फोकस 450 कब आया? हमारे जो दर्शक है 450 शेयर 150 पर होंगे या तो। एनीवेज, अगर आपके बाइंग 150 की है और 450 स्टॉक है तो प्रॉफिट बुक कर लो। 450 पे ये आया नहीं है प्राइम फोकस। अच्छा, दर्शक है हमारे, उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि भाई 450 पर 100 शेयर बाय कर रखे हैं, हो सकता है कि, चलिए खैर कोई नहीं मैम, आपका व्यू क्या रहेगा स्टॉक के ऊपर वो आप रख दीजिए। जो भी लोग इसमें है और प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दोबारा एंट्री जरूर बनाना 270-80 की रेंज में, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक चलता रहता ही है, तो डिप में सपोर्ट्स पर एंट्री बनाने की दोबारा कोशिश करेगा, विच इज 270-280 रेंज। करंट प्राइस है 343 का, यहाँ पर प्रॉफिट बुक या फिर एग्जिट बनता है इफ यू आर ऑलरेडी इन। ठीक है, तो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पुष्पा जी। पुष्पा जी कैसी हैं आप, दिल्ली से बोल रही हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून हर्षी। गुड आफ्टरनून मैम, आपको पूछिए मैम क्या सवाल है आपका? मैडम को भी नमस्ते। मैम मेरे पास ना इरेडा का शेयर है, मेरे पास 1679 शेयर हैं, 160 की बाइंग है मेरी। 160 की बाइंग है मैम आपकी? हाँ 160 की बाइंग है, तो यही पूछना था मैडम से थी कि क्या करूं, इसमें काफी लॉस हो रहा है मुझे। अच्छा खासा लॉस हो रहा है मैम, 115 के भाव के आसपास है यहाँ पे, और एक टाइम पे एक बड़ी अच्छी स्टोरी कही जाती थी इसके लिए कि मल्टी बैगर हो सकता है, लेकिन उसके बाद जी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते चले गए वो डेटोरेट करते चले गए स्थितियों को लेकर। मैम क्या करना चाहिए इरेडा को लेकर? होल्ड कर जाइए, 2 के व्यू से होल्ड कर जाइए, उससे कम में बात तो नहीं बनेगी अभी। और एवरेज की सलाह नहीं दूंगी आपको कि ऑलरेडी आई डोंट नो आपके पोर्टफोलियो का वेटेज कितना है, बट अभी एवरेज का भाव नहीं है ये, या तो ये हमको एवरेज के लिए मिले 90 पे तो सोचे, क्योंकि उसके बाद फिर फर्दर बहुत लिमिटेड है, या फिर नहीं कह सकते हैं। लेकिन 110 इज काइंड ऑफ
रिस्क है यहाँ पर अभी, तो फर्दर एडिशन नहीं करना। जैसा है 2 साल के नजरिए पर आप होल्ड जरूर कर लीजिए, कुछ भी नहीं तो आप डिविडेंड फिलहाल मिलता रहेगा, और मूवमेंट जब आएगा स्टॉक आपको टारगेट की तरफ आपको एग्जिट दे देगा। तो 2 साल के नजरिए से होल्ड हो सकता है, कम लगेगा, लेकिन होल्ड लगेगी, समय लगेगा।